दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल नॉलेज में। आज मैं आपके लेके आया हूँ साइंस का जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो लेके आया हूँ। आज मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन कराऊंगा दोस्तों। ये नहीं कि सभी लोग वैसे ही क्वेश्चन बता देते हैं ये कर लो, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी बताऊँगा। तो दोस्तों मैं आंसर ऐसे नहीं बताऊँगा कि अब आपको सारे ही डिटेल में उसके एक क्वेश्चन के बारे में बताऊँ। मैं आपको इतनी ही बात बताऊँगा जितनी आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपका कोई प्रश्न 3 नंबर का में आया है, तो अगर जो मेरी बताई बात लिख दोगे तो उसमें 2 नंबर तो आके पक्के आएंगी। तो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये फिजिक्स से है। सबसे पहले, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये आपको बता देता हूँ मैं, प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहली तो प्रकृति, उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैसा है वो। और दूसरी है कि उस पदार्थ और मोटाई। मोटाई दोस्तों, अगर पदार्थ की मोटाई अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर मोटाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, अगर कम होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और तीसरी भी है दोस्तों लंबाई। अगर किसी पदार्थ की लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध दुगना होगा, अगर आप पतली तार में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट है ताप। अगर किसी तार का ताप कम है तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये 4 चीज़ है दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे कि लंबाई लंबाई और उसकी प्रतिरोध तापमान और प्रतिरोध का ताप और उसका एरिया और उसकी प्रकृति यानी कि एन नेचुरल, तो ये 4 चीज़ें प्रतिरोध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप यही लिख देंगे तो आपका आंसर सही है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता +2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है, इस लेंस का एक उपयोग लिखिए। सबसे पहले लेंस का आपको एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला होता है P = 1/f। तो यानी कि यहाँ पर आपको फोकस दूरी निकालनी है, तो इसके P इधर का 2 बराबर 1/f। तो अगर f को आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा f बराबर 1/2। 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5 मीटर, और मीटर को आप सेंटीमीटर में कवर करोगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि इसकी फोकस दूरी तो आ गई दोस्तों 50 सेंटीमीटर। और इसने अब पूछा है कि ये किस प्रकार का लेंस है, तो लेंस दोस्तों प्लस में है, तो ये है कि आपका ये लेंस, और ये कि आपका लेंस होएगा उत्तल। और इसका उपयोग दोस्तों आपके गाड़ी के साइड मिरर होते हैं उनमें होता है। तो अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या कहता है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर के सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आपको करके जाना है। तो ये दोस्तों इस प्रश्न को तो मैं यहाँ पर करा नहीं सकता, इसको तो डिटेल में बताना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये प्रश्न तो यूँ का यूँ याद करके जाना पड़ेगा, तो ये प्रश्न पक्का आएगा दोस्तों। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित कीजिए। तो एक छड़ चुंबक बनाना आपने ऐसे करके, यहाँ पर एन लिखना है, एस, और इसके ऐसे ऐसे करके इसकी चुंबकीय रेखाएं बनानी है। ठीक है दोस्तों, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे फ्लोमिंग के वामहस्त नियम क्या है समझाइए। फ्लोमिंग के वामहस्त नियम यह है कि आप अपने बाएं हाथ की मध्यमा और अंगूठा और तर्जनी को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। अगर लंबवत हो तो इसमें तर्जनी तो विद्युत धारा की दिशा बताएगी, और मध्यमा आपको वो बताएगी कि बल कौन सी तरफ लग रहा है, और जो अंगूठा है वो चुंबक की दिशा की ओर बताएगा। तो ये तीनों चीज़ आप लिख दोगे तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, तेल एवं वायुयुक्त पदार्थों को किस गैस से प्रभावित किया है और क्यों। तेल और वायुयुक्त पदार्थ यानी इनको दोस्तों नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये हानिकारक पदार्थ बनाने से, इसलिए चिप्स व इनमें आपके नाइट्रोजन होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये केमिस्ट्री के चालू हो चुके हैं। NaHCO3 का सामान्य नाम व दो उपयोग लिखिए। NaHCO3 का नाम होता है दोस्तों बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा के आपको पता ही होंगे उपयोग, कि अपने घरों में आप किसी डबल रोटी या खमीर को फुलाने के लिए करते हैं, और अगर किसी के पेट में एसिडिटी हो जाए तो भी इसका उपयोग करते हैं। मीठा सोडा भी इसे कहते हैं। फिर छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु साइज समूह में कैसे बदलता है और क्यों, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम इसका परमाणु का साइज बढ़ता है। जैसे कि आप ऊपर यहाँ पर L है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर के पोटेशियम। तो अगर आप देखेंगे तो ये 3, ये 11 और ये 19, तो इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। उसी तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बढ़ता है, 2, 1, फिर उसके बाद
281, ये तो 288, फिर ये तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है, इसी कारण से इनका परमाणु साइज भी बढ़ता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डोबे राइनर के त्रिक का एक उदाहरण दीजिए। यही जो मैंने अभी आपको बताया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही इसका एक उदाहरण है। इसे इन 3 ही त्रिक ढूंढे थे डोबे राइनर ने, और इसका जो नियम था ये त्रिक का 20 तत्वों तक ही लागू हुआ था। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, प्रश्न में तो यही पूछा है। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, अथवा में दोस्तों ये 5 नंबर के, ये दोनों प्रश्न 3 और 2 के मिला के 5 के थे। उसके बाद अथवा में है 3 तत्वों के नाम लिखे जिनके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही दोस्तों कुछ नहीं इनके, अभी ये 3 तत्व तो आप जमा याद ही कर लो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन हो गए। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखे थे, 281, 28 और 1, और फिर उसके बाद 2881। तो यही है दोस्तों ये तीनों तत्व। इन तत्वों को तो याद कर लो, ये तो बहुत काम आ रहे हैं दोस्तों। फिर आगे क्या करें, आवर्त सारणी में मेंडलीफ द्वारा अपनाया गया कौन सा था। मेंडलीफ ने दोस्तों ये अपनाया था कि उनको उनके तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसने वर्गीकृत किया था। जिसका परमाणु द्रव्यमान बड़ा है उसे आगे लगाते जाओ, जिसका छोटा है उसे पहले लगाते जाओ। इनको पर इनका एक सूत्र भी है, कहते हैं एक डेफिनेशन है, उसमें लिखा है कि इन्होंने रासायनिक तत्वों को उनके गुण द्रव्यों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो आगे दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं। अब आ चुके हैं यहाँ पर जीव विज्ञान यानी कि बायो लाइफ साइंस। परागकण क्रिया निषेचन क्रिया से कैसे भिन्न है। तो इनमें अंतर पूछे दोस्तों। परागकण वो होता है, इसमें परागकोश का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकोश का वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाता है परागकण, और निषेचन नर व मादा का संलयन कहलाता है निषेचन। एक अंतर ये हो गया दोस्तों, इसमें युग्मनज बनता है, इसमें युग्मनज नहीं बनता, और इसमें नर और एक बात दोस्तों ये है कि इसमें परागकणों में ये पौधों में होता है और ये जीव जंतुओं में होता है। तो ये 3 अंतर आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अब आगे क्या कहते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे है, गर्भ निरोध की 3 विधियों का वर्णन किए। 3 विधि, एक तो होती है दोस्तों रोधिका, और दूसरी विधि है दोस्तों कि इसमें गोलियां लिख देंगे आप तो भी काम चल जाएगा। और फिर एक है रस, ये गर्भ निरोधक यंत्र यानी कि कॉपरेटिव वगैरह। तो ये 3 विधि हैं दोस्तों। इन विधियों का आप एक्सप्लेन करोगे, बुक में पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसका मतलब रोधिका में एक ऐसी युक्ति है जिसमें कि शुक्राणु का अंडाणु से मेल नहीं होने देते, ये युक्ति है। और दूसरी है इसमें रासायनिक विद्या, गोलियों द्वारा शुक्राणु को मार दिया जाता है। और तीसरी विद्या इसमें कॉपर टी जैसी युक्तियों का प्रयोग करके शुक्राणु का अंडाणु से मिलन को रोकते हैं। ये 3 विधि हैं दोस्तों मुख्य रूप से। और चौथी विधि एक है जिसे आप आमतौर पर जानते हो, नसबंदी, वो विधि है। फिर आगे 8-9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। तो आपको ये उत्सर्जन तंत्र को चित्र देखकर याद करके जाना होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसे मैं बना देता हूँ एक बार। इसमें एक जोड़ा वृक्क होता है, एक आप उल्टी गुलेल के टाइप का लगा लो, ऐसे गुलेल सी होती है। फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे जाकर मूत्राशय की टंकी होती है, फिर यहाँ पर ऐसे कुछ होता है। तो इसमें ये वृक्क होते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक नलियाँ भी होती हैं। ये आप ऐसे सही देखो किताब में तो सही मिलेगा, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो दोस्तों इसमें 1-2 जोड़े तो वृक्क के होते हैं, 1-2 मूत्र वाहिकाएँ होती है, एक मूत्र मार्ग होता है, एक मूत्र टंकी होती है। ये दोनों उत्सर्जन तंत्र का ऐसे चित्र बनेगा। आगे है दोस्तों क्या कहता है पार्ट 2 9th का, जाइलम तथा फ्लोएम के वहन में अंतर बताओ। जाइलम और मैं फ्लोएम को आपको बता देता हूँ। जाइलम वो होता है जो जड़ पौधों में होते हैं, दोनों उत्तक हैं दोनों। जाइलम वो होता है जो कि जड़ों से सामग्री को पौधे के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, उसे जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम वो होता है जो पत्तियों या फिर वृक्ष के किसी भी भाग से सामान को जड़ों तक लेके आता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर उसके बाद एक और अंतर ये है कि ये जाइलम ये जल का वहन करता है, ये फ्लोएम ये वाष्प का वहन करता है जैसे कि। और अंतर इसमें दोस्तों ये है कि फ्लोएम जो होता है जो खाद्य सामग्री, जैसे कि गाजर लगा लो, गाजर के ऊपर जो पत्ता होता है उसी से जो प्रकाश लेती है पत्ते, वो ऊपर से नीचे पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है। और जो नीचे से जो खाद्य सामग्री जैसे कि जल वगैरह पौधे तक पहुंचाना, वो जाइलम का कार्य होता है। यही कार्य होते हैं, 2 मुख्य होते हैं। फिर उसके बाद है
आगे 9th का पार्ट 2 ये ऑप्शन में अथवा में है दोस्तों। इन दोनों, या तो आप ये दोनों कर सकते हैं या ये दोनों, ये नहीं कि आप ये दोनों करोगे और या ये दोनों, नहीं नहीं दोस्तों, ऐसे ही करना है कि ये दोनों या ये दोनों। फिर उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर दीजिए। तो दोस्तों इनके नाम से स्पष्ट होता है वायवीय और अवायवीय। वायवीय वह होता है जिसमें वायु की जरूरत होती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय कहते हैं। और दूसरा अंतर है, वायवीय श्वसन होता है हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये जो अवायवीय श्वसन होता है ये होता है यीस्ट में होता है दोस्तों एक तो, और एक हमारी पेशी कोशिका में भी होता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा अंतर ये है कि इसमें वायवीय में बनता है दोस्तों CO2 प्लस जल और प्लस ऊर्जा, और इसमें बनता है दोस्तों एथेनॉल लिख देते हैं यहाँ पर मैं, एथेनॉल। और मैं एक बार अवायवीय का लिखता हूँ, अवायवीय में बनता है, ऐसे लिख रहा हूँ कि एथेनॉल, और जल भी बनता है इसमें, प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 अंतर आप लिख दोगे तो आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। अब सबसे आसान क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या कहता है, स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वपोषी होता क्या है। स्वपोषी वो होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अपना खाना खुद बनाना मतलब कि जो पौधे हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। तो उनको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले नंबर 1 कर क्या करते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित करना। और दूसरी बात क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये 3 चीज़ें करके फिर ये खाद्य पदार्थ यानी ग्लूकोज वगैरह तैयार कर देते हैं। यही होता है इनका कार्य। दोस्तों आज मैंने आपको एक सैम्पल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर था और इसके आंसर सहित आपको बताया। तो दोस्तों इसमें मैंने इतने ही आंसर बताए हैं जितने आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिटेल में बताने लग जाता तो बहुत टाइम लग जाता। और दोस्तों क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो आपको एकदम इतना सारा याद भी नहीं होता, इसलिए मैंने जो मोटी मोटी बात थी वही बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आज का दिन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।